दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग 25 और 26 तारीख की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं और उनका जो भी संभावित क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ मणिपुर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी राज्यपाल वगैरह की नियुक्ति होती है तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, मणिपुर के पहले जो राज्यपाल थी उनका नाम था नजमा हेपतुल्ला। काफ़ी एजड थी, ठीक है, और जो अपनी स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो इनके स्थान पर तमिलनाडु के बीजेपी के नेता एल गणेशन जी को बनाया गया है मणिपुर का राज्यपाल। तो इसका आंसर होगा बी, एल गणेशन। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, ये तमिलनाडु बीजेपी के लीडर हैं, समझ में आ रहा है, बीजेपी के, और इनको मणिपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रश्न स्टैटिक टाइप का बन जाते हैं। एग्जाम से आपसे पूछ लेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सीधे सीधे प्रश्न बोलेगा, पूछेगा कि द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय हुम, किसके द्वारा वो नियुक्त होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गड़बड़ा गया, चलो कोई बात नहीं। कौन सा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अच्छा, कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 153। ठीक है, 153 में राज्यपाल का विवरण है कि राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। और राज्यपाल क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। क्लियर है? और राष्ट्रपति का होता है हेड ऑफ नेशन होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है। ठीक, तो ये राज्यपाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता फिक्स। ठीक है, जब चाहे तब राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात हो गई राज्यपाल। अब बात कर लेते हैं मणिपुर के। तो मणिपुर आपको पता होता है नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक राज्य है। देखिए, ये रहा आपका मणिपुर। इसके देखो चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं? असम, नागालैंड और मिजोरम। ये 3 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर से ये म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार के बॉर्डर पर है। मणिपुर की राजधानी क्या है? देखिए, इम्फाल है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। असम राज्य से इसे अलग किया गया था। अभी गवर्नर एल गणेशन जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। ठीक, और यहाँ पे फेमस जो झील है लोकटक है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। लोकटक झील यहाँ की फेमस झील है। ठीक है, और यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, केवबुल लामजाओ। क्या नाम है? केईबुल लामजाओ। केवबुल लामजाओ, ये समझते हैं पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ, सॉरी, पूरे भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एग्जाम में पूछा जाएगा, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नाम क्या है? केवबुल लामजाओ। क्लियर है? तो ये मणिपुर के बारे में बात हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किसे बार्क इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बार्क। इस तरह के जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो देखते रहिएगा। बार्क, ध्यान दीजिए, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाला नहीं है, ये दूसरा कुछ है, अभी देखेंगे। तो नकुल चोपड़ा जी को क्या बनाया गया है? इसका सीईओ। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इनका काम होता है जो भी काम करने वाली चीज़ होगा उस पर ये हेड होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं बार्क। देखिए, बार्क इंडिया ने नकुल चोपड़ा को सीईओ नियुक्त किया। बार्क होता क्या है पहले देख लेते हैं। देखिए, बार्क का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। समझ में आ रहा है? अब ये क्या होता है समझिए। देखो, क्या होता है, जो टीवी चैनल्स होते हैं, जितने भी टीवी चैनल्स होते हैं, उनकी रेगुलेटरी कौन सी होती है? ये बार्क होती है। समझ में आ गया? रेगुलेटरी मतलब समझ रहे हो? कौन कौन से नहीं अच्छा, 2 तरह के होते हैं, एक होता है बीसीसीआई और एक होता है बार्क होता है। देखो, बार्क जो होता है वो थोड़ा सा अभी चर्चे में रहा है, उसको देख लेते हैं। बीसीसीआई तो नहीं होगी। तो टीवी की रेटिंग आपको पता है कि आजकल टीआरपी, टीआरपी का क्या बोलते हैं फुल फॉर्म? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। जो चैनल ज़्यादा व्यूवर्स के साथ देखा जाता है उसे हाईएस्ट टीआरपी मिलती है, और जिसको टीआरपी ज़्यादा मिलती है उसको ऐड भी ज़्यादा मिलते हैं, और जिसको ऐड ज़्यादा मिलते हैं उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है टीआरपी से लिंक होती है। तो टीआरपी को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? बार्क है। समझ में? कुल मिला के टीवी से जुड़ी हुई संस्था है, इतना आप समझिए। टीवी से संबंधित नियम वगैरह बनाती है और जो भी कानून है उसको लागू करवाने का काम करती है। तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, इसके सीईओ कौन बने हैं? नकुल चोपड़ा जी। ठीक है, समझ में आ रहा?
क्लियर है। इसके पहले कौन हुआ करते थे? सुनील लुल्ला। कौन हुआ करते थे? सुनील लुल्ला हुआ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनके स्थान पर ये आ गए हैं। ठीक, बिहार की बात कर ले, बार की बात कर ले, इसका सेटअप कब हुआ था, कब स्थापित हुआ था? 2010 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और इसके जो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसके चेयरमैन कौन है? पुनीत गोयनका। पुनीत गोयनका चेयरमैन यानी अध्यक्ष है, और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? नकुल चोपड़ा जी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की शुरुआत की है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन? ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं समझाऊंगा आपको तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी, या वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री? तो किसने लॉन्च किया है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आ रहा है? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी है। ये क्या है? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। आज थोड़ा समझते हैं, ठीक है, हिंदी में समझते हैं, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा देंगे। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च हुआ, 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियों का होगा विनिवेश। ठीक है, अब ये क्या है देखिए, इंग्लिश में है, ये आप पढ़ लीजिएगा जिनको पढ़ना है। हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, होता क्या है, सरकार जो है, कौन सा सरकार? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पास अपनी क्या होती है? संपत्तियाँ हैं। ठीक है, संपत्तियाँ मतलब एसेट है। ठीक, क्या है? एसेट है। एसेट का मतलब होता है जहाँ कहीं भी कुछ भी निवेश किया गया है, जिसकी ऑनरशिप किसके पास है? सरकार के पास, वो उसके एसेट होती है। क्लियर है। अब बहुत सारी ऐसी एसेट्स हैं जो फंक्शन नहीं कर रही हैं। फंक्शन मतलब जो ज़्यादा वैल्यू जनरेट नहीं कर रही हैं, समझ में आ रहा है? वैल्यू जनरेट नहीं कर रही हैं मतलब प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दे रही हैं। तो ऐसे जितने भी संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं सरकार की, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको मार्क किया जाएगा और उनको लीज पर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लीज या कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाएगा। किसको? प्राइवेट हाथों पे दिया जाएगा कुछ सालों के लिए, और उस संपत्ति का इस्तेमाल निजी लोग, अपने निजी कंपनीज अपने अपने तरीके से करेंगी। ठीक है, और इसका सरकार को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से समझ लीजिए कि सरकार के पास अपना एक बंगला है, उसने किराए पे दे दिया शूटिंग वूटिंग चलाने के लिए। क्लियर हो रहा है? समझ में? एकदम से नहीं बेचा है इसे, क्या एक तरह से लीज या कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, समझ में आया? तो इससे लगभग 6 लाख करोड़ रुपए जो है भारत सरकार हासिल करेगी, ऐसा उनका जो है आशंका है, ऐसा उनका अंदेशा है। ठीक है, ऐसी उनकी संभावना है। क्लियर है? उम्मीद है, आकांक्षा है। ठीक है, तो ये है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, इसमें एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कितने लाख करोड़ का इसका अपेक्षित है, तो 6 लाख करोड़ रुपए। समझ में आया? अलग अलग जगह पे रेलवे है, पुल है, ये सब सारी चीज़ें हैं, वो लीज पे दिए जाएंगे, और लीज पे देकर सरकार क्या करेगी? निजी क्षेत्र से पैसा कमाएगी और उस पैसे का इस्तेमाल करेगी बाकी अन्य जगहों पे। जैसे आपको पता है कि कोविड-19 का संकट के बाद भारत सरकार के रेवेन्यू के जो सोर्सेस हैं, राजस्व के जो स्रोत हैं, वो बहुत ज़्यादा संकुचित हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह के कदम उठाए गए हैं। बजट में इसका उल्लेख पहले से ही किया गया था। तो चौथा क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस संस्था ने देश की पहली स्वदेशी मोटर व्हील चेयर का निर्माण किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मोटराइज्ड व्हील चेयर? इंडिजिनस मतलब वो स्वदेशी, मतलब व्हील चेयर आप लोग देखते हो, जो जितने भी दिव्यांग लोग होते हैं जो पैरों से चल नहीं सकते, उनके लिए व्हील चेयर एक तरह का उनके पैर का काम, उनके मूवमेंट का काम करती है। ठीक है, अब एक ऐसा व्हील चेयर बनाएगा जो मोटर से चलेगी। उसमें आपको समझ में आ रहा है, हाथ से चलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोटर से चलेगी। उसका कुछ अपना जो है डीजल वगैरह या पेट्रोल जो भी ये होगा, उसका पावर कहीं से लेगी और वो चलेगी। ठीक है, तो ऐसा स्वदेशी मोटर व्हील चेयर किसने बनाया है बच्चा? ये आईआईटी मद्रास ने बनाया है। किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, ये दिख रहे हैं आप? ठीक, क्लियर है? आईआईटी मद्रास ने ये, अच्छा इसका नाम भी दिया गया है, क्या है नाम? नियो बोल्ट। तो एग्जाम में नियो बोल्ट से ही एग्जाम में पूछ लेगा। कैसे पूछ लेगा कि हाल ही में नियो बोल्ट चर्चा में रहा है, ये क्या है? ऑप्शन में दे देगा, एक जेट पंप, मतलब जेट पंप है या एयरक्राफ्ट है, ऐसे ऐसे करके घुमा फिरा के आपको दे देगा। तो नियो बोल्ट क्या है? ये इंडिजिनस मोटराइज व्हील चेयर है। ठीक है, इंडिजिनस व्हील चेयर है, समझ में आ रहा है? मोटराइज्ड व्हील चेयर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी हिंदी में पढ़ लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने युक्त धारा नामक पोर्टल लॉन्च किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च युक्त धारा पोर्टल? तो ये गिरिराज सिंह जी ने किया। गिरिराज सिंह क्या है? ये पंचायती राज मंत्री हैं। क्या है बच्चा? पंचायती राज मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं। एग्जाम में पूछ लेगा पंचायती राज मिनिस्टर कौन है? जो है गिरिराज सिंह जी। इन्होंने क्या लॉन्च किया? एक नया पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? युक्त धारा। ठीक, क्या है और देखते हैं। देखिए, मनरेगा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है? इसका फुल फॉर्म है एमजी नरेगा। क्या बोलते हैं? एमजी नरेगा।
फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब आया था? ये 2005 में ये एक्ट आया था। ये अधिनियम कब आया था? 2005 में। लेकिन जब आया था तब इसका नाम सिर्फ नरेगा था। बाद में 2009 में इसमें नया नाम जोड़ दिया गया एमजी यानी महात्मा गांधी। क्लियर है? तो 2005 में ये अधिनियम आया था। ये भी बहुत बार पूछा गया एमजी नरेगा कानून कब पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ था। क्लियर है? उस समय कांग्रेस शासन में थी। दूसरी बात, काम क्या है? ये क्या करती है? जितने भी ग्रामीण लोग हैं, जितने भी ग्रामीण जनसंख्या है या ग्रामीण वयस्क है, जो ग्रामीण हैं जितने भी, क्लियर है, रूरल पॉपुलेशन को ये क्या करती है? उसके खुद के गांव के आसपास 100 दिन का निश्चित रोजगार देती है। कितने दिन का? 100 दिन का निश्चित रोजगार देते हैं। आप लोग देखते होंगे कि नहर बनाना, गड्ढे खोदना, पोल्स बिछाना, खड़ंजा बिछाना, इस तरह के जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रामीण जो अवसंरचना का निर्माण किया जाता है, इसमें इन सब कामों को लिया जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो एमजी नरेगा इसके लिए लाया गया था। इससे क्या होगा? गांव के अंदर ही लोगों को रोजगार मिलेगा, उसको कुछ पैसा दिया जाएगा और ये पैसा सीधे उनके अकाउंट में आता है डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफ़र के माध्यम से आता है। ठीक है? तो अभी क्या है चर्चा? अभी ये तो एमजी नरेगा के बारे में हो गया। तो एमजी नरेगा एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है? तो एमजी नरेगा जो के अंदर जितने भी एसेट्स बनाए गए हैं, जितने भी एसेट्स बनाए गए हैं, जैसे पुल बनाया गया है, पुल नहीं, पुलिया बनाया गया है, खड़ंजा बिछाया गया है, पोल्स बनाया, कुछ भी इसके द्वारा जो एसेट्स बना है, उन सब की क्या की जाएगी? उनका डेटा एक जगह पर रखा जाएगा। समझ में आया? एक जगह पर वो सारा डेटा सैटेलाइट के माध्यम से रखा जाएगा। अब सैटेलाइट क्या करेगी? सारी फोटो खींचेगी, फोटो खींच का उसका डेटा बनाएगी और डेटा क्या कर एक जगह पे स्टोर किया जाएगा। जो डेटा स्टोर, जिसे इंग्लिश में रिपोजिटरी बोलते हैं, वो रिपोजिटरी का काम कौन करेगी? युक्त धारा। समझ में आ रहा है? ये युक्त धारा क्या करेगी? एक प्रकार के रिपोजिटरी का काम करेगी, जिसमें डेटा होगा एमजी नरेगा के द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के अवसंरचनाओं का डेटा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उसने बनाए होंगे, सारा का सारा डेटा इसमें होगा। क्लियर है? अच्छा, इस मौके पर एक और मंत्री वहाँ पर मौजूद थे जिनका नाम क्या था? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। लेकिन इन्हें ने लॉन्च नहीं किया। लॉन्च किसने किया है? यहाँ पर देखिए, पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है? बाकी इसको पढ़ लीजिएगा और डिटेल हो जाएगा। क्लियर है? कहीं डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? छठा क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ जायर अल बहर नामक अभ्यास संपन्न किया है? ठीक है? रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज कंडक्टेड जायर अल बहर नेवल एक्सरसाइज। नेवल का मतलब नौसेना अभ्यास। ठीक है? तो किसके साथ किया है? तो सऊदी अरब के साथ बिल्कुल नहीं। सऊदी अरब के साथ पिछले हफ्ते हमने किया था, उसका नाम सब लोग फटाफट कमेंट करिएगा। सऊदी अरब का वाला भी और यूएई वाला भी, दोनों हमने पढ़ाया था। फटाफट आपको कमेंट करना है। ठीक है? हाँ, जिनका कमेंट आएगा वही सिलेक्ट होंगे। अच्छा, कुवैत के साथ हम ऐसा कुछ करते नहीं। सही आंसर क्या होगा? कतर। कतर के साथ हमने ये जायर अल बहर नामक सैन्य अभ्यास किया है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक। हाँ, तो ये देख लीजिए, ये दोनों सेना के जो नौसैनिक हैं प्रमुख, वो उन्होंने अपना जो है कुछ मोमेंटो मतलब स्मृति चिन्ह इस तरह से किया। नाम देखिए, जायर अल बहर। याद रखिए, कोड नेम बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है? अच्छा, ये कहाँ हुआ है? ये पर्शियन गल्फ में हुआ है, पारस की खाड़ी में हुआ है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आजकल कि किस स्थान पर हुआ है। तो किस स्थान पर हुआ है समझ में आ गया? फारस की खाड़ी में। अच्छा, ये दूसरा संस्करण था, पहले भी इसके पहले भी हुआ था। ये दूसरा भारत कतरी, कतर का है ना, कतरी संयुक्त नौसेना अभ्यास जायर अल बहर। क्लियर है? अब थोड़ा सा देख लेते हैं कतर के बारे में। ठीक है? कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। क्या है? दोहा है। और कतर से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या निकलने वाला है कि 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप, समझ में आ रहा है? 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप यहीं पर होगा। फीफा वर्ल्ड कप यहीं होगा, कतर। इसकी करेंसी क्या है? कतरी रियाल है। ठीक है? प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल थानी। इतना लंबा नाम है भैया, जीभ हमारा मुड़ गया। ठीक है? तो शायद ना पूछा जाए प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन आपको इसकी राजधानी याद होना चाहिए, कतर, दोहा। ठीक है? अब इसकी लोकेशन देखते हैं। ये आपको दिख रहा है? ये आपका पूरा का पूरा गल्फ कंट्री है। एक मिनट, कुछ ज़्यादा हम ऊपर चले गए। ये रहा, देखो पॉइंटर बना हुआ है, दिखा? छोटा सा देश है ये रहा, यही है कतर। ठीक है? ये बगल में यूएई है। ठीक है? ये सऊदी अरब है। ठीक? ये आपको दिख रहा है, ये पूरा जो है सागरी क्षेत्र है, यही है फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शिया। समझ में आ रहा है? गल्फ ऑफ पर्शिया किसके किसके बीच अगर देखा जाए, ईरान है, इराक है,
यहाँ सऊदी अरब है, यहाँ कुवैत है आगे चल के, और यहाँ पर क्या है, क्या कहते हैं, कतर है, कतर यूएई। तो इतने सारे देशों से ये घिरा हुआ है क्या, आपका गल्फ ऑफ पर्शिया। गल्फ ऑफ पर्शिया से एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है। ये आप दिख रहे होंगे, यहाँ पर देखो एक नैरो चैनल बनी हुई है, जहाँ पर भी स्थल के बीच में सागरी चैनल पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है बच्चा, इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, जलसंधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलसंधि। तो यहाँ पे एक जलसंधि है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और उसका नाम है होर्मुज। क्या नाम है बच्चा, होर्मुज। एग्जाम में पूछ लिया जाता है होर्मुज जलसंधि किन दो जलराशियों को अलग करती है। तो इधर फारस की खाड़ी और इधर क्या है, अरब सागर। तो ये अरब सागर है और ये क्या है, फारस की खाड़ी है, ठीक है। तो दोनों को ये जोड़ने का काम करती है। और किन दो देशों को अलग करती है, इधर यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, और ऊपर क्या है, ईरान है। तो ईरान और यूएई को अलग करती है। तो ये ज्योग्राफी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फारस की खाड़ी और हॉर्मुज का संबंध याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का, हाल ही में वित्त मंत्री जी ने किस स्थान से उभरते सितारे फंड की शुरुआत की है। रिसेंटली फ्रॉम विच प्लेस द फाइनेंस मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड उभरते सितारे फंड, ठीक है। भोपाल, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़। तो कहाँ से किया है, तो बच्चा ये लखनऊ इसका आंसर होगा। क्या होगा, लखनऊ आंसर होगा। देख लेते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेस उभरते सितारे फंड सेज एमएसएमईज आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। देखिए क्या है, पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सीधा सीधे सिंपल में बताता हूँ। एक सेक्टर होता है एमएसएमई, जिसे हिंदी में बोलते जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब छोटे, मतलब सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम, ठीक है। सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम, ठीक है। तो ये जो एमएसएमई इसको बोलते हैं, इनमें इनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी, कैपेसिटी बिल्डिंग की क्षमता में वृद्धि हो, ठीक है। साथ ही साथ इनको ऐसा फंड दिया जाए जिससे उन फंड का इस्तेमाल करके ये निर्यात को बढ़ावा मिले। हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे कि केक कोई बना रहा है, ठीक है, कोई जो है मुरब्बा बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, ये सब छोटे मोटे उद्योग के हैं, छोटे स्तर पर होते हैं। तो इनको और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली और फाइनेंशियली इनको हेल्प करके इतना बेहतरीन तरीके से इनका हेल्प किया जाए जिससे कि ये अपने प्रोडक्ट को विदेश में बेचें, और विदेश बेचेंगे तो क्या होगा, मनी मिलेगा, यानी कि विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को क्या किया जा रहा है, सपोर्ट करने के लिए उभरते सितारे फंड जो है लाया गया। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, उभरते सितारे फंड किस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए लाया गया, तो एमएसएमई को। किसको, एमएसएमई। ये देखिए उत्तर प्रदेश में एक ऐसी ही एक योजना चल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट जो है चूज़ किया जाएगा और उसको इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखिए ये दो बैंकों को इसमें शामिल किया गया। एक एग्जिम बैंक, एग्जिम का फुल फॉर्म क्या, अच्छा है ऐसे ही है, एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका काम क्या होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली जो भी संस्थाएं हैं उनको फंडिंग करना। और साथ ही साथ सिडबी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ाया था कि सिडबी का गठन कब हुआ था, 1990, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है। काम क्या है, छोटे उद्योग जितने हैं उनको सपोर्ट करना। एग्जिम कब हुआ था, 1982 में, और एग्जिम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। तो एग्जाम में ये सब भी पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो ये उभरते सितारे फंड किसके लिए, एमएसएमई के लिए। किस लिए, ताकि वो निर्यात को बढ़ावा दे सके। और कहाँ से लॉन्च हुआ है, लखनऊ से लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। अब थोड़ा सा एमएसएमई के बारे में बता देते हैं, एक दिन हमने वादा किया था कि आपको एमएसएमई के बारे में बताएंगे, आज देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जिनको एमएसएमई में माना जाता है। देखिए पहले का एक क्लासिफिकेशन था, इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको भूल जाए। नया जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है उसको देखते हैं। समझ में, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। देखिए सर्विस सेक्टर हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस का मतलब सेवा देने वाले, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज, ये सब सेवा देने वाले क्षेत्र होते हैं, समझ में आ गया। मैन्युफैक्चरिंग जिसमें वस्तु का निर्माण होता है। तो अगर किसी भी उद्योग में, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो लेवल पर कब कहलाएगी, जब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपया तक का हुआ हो और उनका सालाना टर्नओवर कितना हो, 5 करोड़ से कम हो। समझ में आया, क्लियर है। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा तो वो माइक्रो स्केल में होगी, यानी कि सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। स्मॉल में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ का होना चाहिए। समझ में आया, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ का होना चाहिए। अच्छा, मीडियम में क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ का होना चाहिए। यही पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, माइक्रो 1 से 5, स्मॉल 10 से 50 और मीडियम 20 से 100। देखिए 5 गुना का डिफरेंस है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ टर्नओवर, 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ टर्नओवर, 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट और
100 करोड़ का टर्नओवर। तो इतने के बीच में जो भी रहेगा वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस कहलाएगा। इन्हीं सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया है। तो आज 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस किए। 7 के सातों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाऊँगा, टेलीग्राम नंबर यहाँ पर है, और कोई डाउट हो जरूर बताइएगा। PDF आपको हमेशा की तरह कहाँ मिलेगी, आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।